बस्तर में एक कलेक्टर थे और जब कलेक्टर थे तो चारों तरफ उनकी चर्चाएं होती थी, लेकिन शायद उन्हें वो नौकरी नागवार नहीं गुजरी और उन्होंने वो नौकरी छोड़कर राजनीति का दामन थामा। राजनीति का दामन भी थाम लिया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे इन्हें तो मतलब अजीब स्थिति है, नौकरी भी चली गई और राजनीति में भी फेल हो गए। लेकिन बचपन से हर सफलता उन्होंने लड़कर ही हासिल की थी, तो उन्होंने हार नहीं माना, फिर से लड़े और ऐतिहासिक वोटों से जीते और आज छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं। अब वित्त मंत्री बोल दिया हूँ तो नाम आप समझ ही गए होंगे। तो आज बस्तर टॉकीज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से और बिंदास बातचीत करेंगे हम छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और सभी युवाओं के लिए जो आइडियल ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी, सर नमस्ते। और नमस्ते रानू भाई, धन्यवाद आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खास बात आपको बताऊं कि लगभग हमारे जितने भी जो हमारे बस्तर टॉकीज़ के जो परिवार के लोग हैं उसमें से परिवार के एक सदस्य में वित्त मंत्री जी खुद भी हमेशा बोलते हैं कि मैं बस्तर टॉकीज़ देखता हूं और अच्छा लगता है उनको कि हम बस्तर की बातचीत करते हैं, क्योंकि बस्तर से इनका संबंध जो है बहुत पुराना है। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहे हैं, जावंगा जैसे एजुकेशन हब जो आज मील का पत्थर है जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और आज वित्त मंत्री हैं तो बहुत सारे सवाल हैं मंत्री जी से। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, हालांकि सवालों से पहले रानू भाई आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप बस्तर टॉकीज के माध्यम से बस्तर की जो बहुत डेप्थ की जो सच्चाई है, जो बहुत ज़मीन की जो सच्चाई है, उसको आप जिस तरह सामने ला रहे हैं उसके लिए मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं तो कई बार दौरे से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, प्रदेश के कहीं के दौरे से रात को 1 बजे 2 बजे भी आता हूं, तो मेरी आदत है कुछ देर मैं टीवी या यूट्यूब में कुछ अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करता हूं सोने से पहले। तो उसमें एक बड़ा स्पेस बस्तर टॉकीज का होता है और मैंने कई बार रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी किया है। तो थैंक यू फॉर दैट कि आप इतना बड़ा मेहनत करते हैं, उसके लिए आपके प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद दें। ये जो आपने जो शब्द बोले हैं, दरअसल यही मेरी ताकत है, यहीं से मेरे को ताकत मिलती है। और फिर मैं जो 6 पहाड़ बता रहा था कि पैदल चल जाता हूँ यहीं से। और एक दिन मैंने आपका रात को कमेंट भी पढ़ा कि रानू भाई रात के 1 बज रहे हैं और मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ और मेरे को थकान नहीं, ऊर्जा मिल रही है। वो बहुत प्रोत्साहित महसूस करता हूँ। लगता है कि बस्तर टॉकीज़ में जो हम तपस्या कर रहे हैं उसमें एक आहुति है। ग्रेट। तो बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका, और आपके इस कमेंट के अमूल्य शब्द हैं मेरे लिए जो मुझे और प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं अब आप पे आता हूँ कि मेरे दर्शक बहुत गांव के हैं और बहुत निचले स्तर के हैं जो लड़ रहे हैं आज भी अपने लिए, बस्तर के आदिवासी भी हैं, आपका कनेक्शन भी आदिवासियों से। हालांकि ऐसा नहीं कि ये सवाल कोई पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, बहुत लोगों ने पूछा है कि आप भी बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप यूपीएससी में क्रैक करके फिर कलेक्टर बने। तो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, हालांकि सबको पता है, लेकिन मैं चाहूँगा बस्तर टॉकीज़ में भी आपकी ये कलेक्टर की जर्नी आए थोड़ी सी। मैं छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मैं 8 साल का था तो उनका निधन हो गया था। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया और मैं गांव के सरकारी स्कूलों में 12th तक की परीक्षा पास किया। ये सब तो ऑड सिचुएशन थे, परेशानियां थी, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी जुनून लेकर आगे बढ़ रहा था। 11 साल का जब था तो माँ की पेंशन के लिए हम लोग रायगढ़ गए थे और कलेक्टर के एक बार डांटने से काम हो गया था, वर्षों का अटका हुआ। तो मुझे लगा था कि कलेक्टर बड़ा तोप चीज़ होता है तो ये बनना चाहिए। उसके बाद मैं उस जर्नी को, उस ड्रीम को जीता रहा, बहुत शिद्दत से उस ड्रीम को चेस किया और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में देश में और छत्तीसगढ़ में पहले आईएएस के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सेलेक्ट हुआ। तो मेरे लिए एक बड़ी रिमार्केबल जर्नी थी। 13 साल तक मैं फिर छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिला और कर पाया। ये एक आईएएस बनने वाली जर्नी थी। ऐसा क्या हो गया आपके जो, मतलब आप माँ के पेंशन के लिए गए और उनके एक बार चिल्लाने से काम हो गया तो लगा कलेक्टर बनना चाहिए? क्या कोई मंत्री आपको हड़का के चला गया कि अब आपको लगा नहीं यार अब कलेक्ट्री से तो बड़ा मंत्री होता है, मंत्री बनना चाहिए? तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप कलेक्टर, मतलब हर कोई बोलता है कि बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कलेक्टर हो, तो आप तो हकीकत में कलेक्टर थे। तो ऐसा क्या हो गया जीवन में कि अब कलेक्टर से बड़ा मतलब मंत्री बनना है? राजू भाई, एक्चुअली
लाइफ का एक फेज होता है, हर चीज़ का एक फेज होता है। जब मैं गांव में रहता था, छोटे से गांव में था, तो निश्चित रूप से कलेक्टर का ड्रीम बहुत ही बड़ा ड्रीम था। उसको मैंने चेस किया और एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा के लिए शायद वो डुएबल चीज़ थी। मैं उस समय शायद पॉलिटिक्स के बारे में सोच भी नहीं पाता। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 साल की जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी रही, उसमें सिस्टम की सच्चाई का, सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है उसका एक एहसास हुआ कि भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप में हम पसंद करें या ना पसंद करें, हम लव करें या हेट करें, लेकिन है सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉलिटिक्स ही। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, पॉलिटिकल विजन से देश में डिसीजन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसीजन का पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ही दिया है। उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर करता है, और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं उसकी इम्पॉर्टेंस से मना नहीं कर रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार जिसकी लाइफ ठीक ठाक सेट रहती है वो सोचता है कि मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, क्योंकि राजनीति में बहुत सारा टांग खिंचाई है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे छल प्रपंच हैं, तो उस चक्कर में मैं क्यों पड़ूं। आदमी ये सोचकर राजनीति से दूरी बना लेता है। लेकिन एक स्टेटमेंट बार बार मेरे दिमाग में कौंता है, मैं बहुत सारे मंचों पे इसे रिपीट किया कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो ये लाइन मैंने बचपन में पढ़ी थी और वो मेरे को लाइन बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने राजनीति में आने की चुनौती को स्वीकार किया एक सेटल लाइफ के बीच में, और मैंने तय किया कि 13 साल की प्रशासनिक यात्रा के बाद कि भाई थोड़ा ट्रैक चेंज करना चाहिए। और लाइफ में एक सेफ्टी महसूस होती है। 13 साल तक आप IAS में रहते हो, बहुत सारे दोस्त यार को बहुत सारे बन जाते हैं, आप बहुत लोगों को जानने लगते हो, दुनिया का एक्सपोजर हो जाता है। मेरे को इकोनॉमिक्स का, स्टॉक मार्केट का भी ठीक ठाक एक्सपोजर हो गया था। तो कई लोग एजुटेक कंपनियों में बड़ा बड़ा काम कर रहे थे, तो और कुछ नहीं तो अपनी जीवन तो हम चला ही लेंगे, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद। तो मैंने फिर पॉलिटिक्स में आने का रिस्क उठाया और इसका एक हिस्सा बना। तो लेकिन आप जब रायपुर कलेक्टर थे, मतलब हर कोई सोचता है कि एक बार राजधानी में कलेक्ट्री कर ले, उस समय आपने छोड़ा था, कोई समझाइश दिया आपको कि क्या कर रहे हो आप, मतलब या घर वाले या आपके शुभचिंतक कि नहीं ऐसा तो कदम नहीं उठाना चाहिए? घर वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक मतलब किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं, मेरे को पूरी आज़ादी दी कि जीवन में जो करना चाह रहे हो वो करो, बड़ा कुछ करो, बड़ा कुछ सोचो। मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मेरे इन लॉ साइड से मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, वो तो IAS से शादी कराए थे मेरी वाइफ की, अचानक आप बोले मैं तो छोड़ूंगा। तो बट उस डिसीजन को भी मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ ने बहुत शिद्दत से सपोर्ट किया। वो अभी जुडिशरी में है मध्य प्रदेश में। अच्छा। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एक सेकेंड मतलब 1 मिनट उनको नहीं लगा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो यू मस्ट डू इट। तो ये मतलब सपोर्ट रहा, वाइफ का भी बड़ा सपोर्ट रहा। तो घर से तो कभी दिक्कत नहीं रहा, और ये तभी ये डिसीजन ले पाया मैं। और मुझे लगता है कि लाइफ में एक ज़िंदगी है, और उसमें पैशन के साथ जो हम कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपने लाइफ में खुद की आत्मिक संतुष्टि के लिए, वो सब करना चाहिए मुझे लगता है। पहली बार जब आप हार गए चुनाव, तो लगा नहीं कि अरे माया में दोनों गए, माया मिली न राम, मतलब कलेक्ट्री भी चली गई और यहाँ भी हार गए। मतलब जब तक आप कलेक्टर थे, मतलब मैं तो खुद देखा हूँ कि यूथ आइकन थे, आज भी है नो डाउट यूथ आइकन, लेकिन उस समय लोग सोचते थे कि OP चौधरी बनना है, हर कोई आपको सुनना चाहता। जैसे पूरे देश में कई IAS हैं, IPS हैं, लेकिन 2-3 लोगों की कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक लोग मानते हैं। हालांकि इस पे आपका एक अलग कमेंट है कि जैसे कि 12th फेल पे मनोज शर्मा जी पे पूरी फिल्म बन गई कि आपके ऊपर कि पिता का साया उठ गया, माँ सिर्फ 4वीं तक पढ़ी हुई है, उसके बावजूद वो संघर्ष, पता नहीं कैसे, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन ही जाने, तो उसके बावजूद भी आप हार गए। तो उस समय कैसा लगा कि मतलब कई लोग बोलते हैं मेरे सामने अंधेरा छा गया, तो आपके साथ क्या हुआ, कैसे फिर से आप ताकत अंदर से लाए? देखिए, प्रशासनिक जर्नी को जब मैं समाप्त किया और पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की, तो मैंने ये तय किया कि भाई एक स्क्रैच से शुरुआत करनी है, एक क्लीन स्लेट से एक नई कहानी लिखने की कोशिश करनी है। आप प्राइमरी स्कूल के फिर से क्लास 1 के बच्चा बनना है, ये सोच के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया। और जिस सीट पर मैं चुनाव लड़ा वो ऑलमोस्ट नोन था कि मैं वहाँ पे चुनाव
हार सकता हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारी पार्टी कभी भी वहाँ चुनाव नहीं जीती है। इमरजेंसी में भी चुनाव वहाँ पर हम नहीं जीते थे, इमरजेंसी में भी नहीं, इमरजेंसी में भी नहीं जीते थे। 1988 में अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानकर वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। और 2003 के चुनाव की बात करें, 8 के चुनाव की बात करें, 13 के चुनाव की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन की विक्ट्री सीट होती थी मरवाही के बाद। तो इस तरह की सीट थी, तो वो तो काफ़ी कुछ मेरे को लग ही रहा था कि मैं चुनाव हार सकता हूँ। बट एक पॉलिटिकल जर्नी शुरू करनी थी, और एक जब पॉलिटिकल जर्नी शुरू करते हैं तो जीत हार इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्लीन स्लेट से एक कार्यकर्ता बनकर आपको ज़मीन से काम चालू करना रहता है। उस माइंडसेट से मैं राजनीति में आया था। तो चुनाव हारा तो मैं एक नए संघर्ष के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। वो IAS होने के 13 साल तक या राजधानी रायपुर के कलेक्टर होने के बैगेज को अपने पीठ पर लेकर नहीं चल रहा था। एक कार्यकर्ता बन के काम करना, इस सोच के साथ मैं राजनीति में काम किया। और दिल से कहना चाहता हूँ कि 5 साल हम अपोजिशन में रहे, हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी, मैं कलेक्ट्री छोड़कर आया था, मैं जीत भी नहीं पाया था, मैं विधायक भी नहीं था। तो ऐसे सिनारियों में भी मेरे को 5 सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं राजनीति में आने का मेरा निर्णय गलत तो नहीं है। मैं सोचकर वेल थॉट डिसीजन था, और उस डिसीजन को मैंने ओन किया, अपने डिसीजन को मैंने ऑनर किया, और उसी के अनुसार संघर्ष किया विपक्ष में रहते थे। हाँ, क्योंकि जो पूरा VIP वाला जो मामला था, पूरा एक झटके में चला गया। ना विधायक बन पाए, ना कलेक्टर रह पाए वाली बात है। आपने कहा दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। जब मिलने की इच्छा के साथ, उसके आकांक्षा के साथ हम कोई प्रयास करते हैं, तब हमको माया चाहिए या राम चाहिए वाली बात होती है। लेकिन जब मिलने की इच्छा से अगर ऊपर उठ जाएं और उस यात्रा को ही हम आनंद मनाने लगें, संघर्षों में ही आनंद मनाने लगें, मंजिल की चिंता को छोड़कर रास्ते का ही आनंद और संघर्षों का ही आनंद मनाने लगें, तो माया की भी चिंता नहीं रहती, और क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे उसकी चिंता नहीं रहती। अच्छा सर, ये जानना था कि लोगों को लगता है कि जैसे मैं अगर कलेक्टर होता तो ऐसा करता, तो आप कलेक्टर थे, आपने किया, मतलब मैं आज भी दंतेवाड़ा जाएं तो मुझे लगता है कि वो एजुकेशन हब जो है, वो जो मैंने शुरुआत में बोला कि मील का पत्थर है, और हर कोई सोचता है कि मैं भी कुछ ऐसा अचीवमेंट हासिल करूं जो मेरे चले जाने के बाद भी लोग उस पर नाम मेरा ना मिटा पाएँ, अपना नाम अंकित ना कर पाएँ। फिर आप मंत्री बन गए, तो क्या लग रहा है कि आप अपने पद को आज जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि मैं मंत्री बन गया हूं और जो काम करना चाहिए वो कर पा रहा हूं? आपका व्यक्तिगत क्या लगता है आपको? देखिए, हम कलेक्टर रहते हैं तो डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में नहीं रहती है। जो सरकार का सोच रहता है, विजन रहती है, जो पॉलिसी रहती है, अकॉर्डिंगली हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज आप मिनिस्टर के रूप में, चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में हम सब लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, तो यहाँ पर आपका फोरम बहुत बड़ा हो जाता है, आप डिसीजन ज़्यादा बड़े ले सकते हैं। ये आपके अथॉरिटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी हद तक आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, चुनौतियाँ भी ज़्यादा हैं, बट बड़े डिसीजंस लेकर के उसको आगे बढ़ाने की, सरकार में पुश करने की CM साहब की लीडरशिप में हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो मैं निश्चित रूप से आज महसूस करता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो आप कर पा रहे हैं, मतलब वही आपने क्या आप जस्टिफाई? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी कुछ कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं कि आजकल लोगों की क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली सरकार को डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सरकार का बजट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सरकार को उसके अनुसार प्राथमिकता तय करनी पड़ती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की क्या इच्छा है और चुनाव जीतना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से कोई भी सरकार चलती है लोकतंत्र में। तो उस दृष्टिकोण से चुनौतियाँ भी आज के ज़माने में बहुत हैं कि आपको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के भविष्य के लिए ज़रूरी होती हैं, और उसको भी आपको करना है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती होती है, और उस बैलेंस को बनाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और जितना बेस्ट हो सकता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जहाँ भी जिस पोजीशन में, जिस मोड़ पर खड़े हों, जो द बेस्ट हो सकता है वो अपने को करना चाहिए, और वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बात करेंगे क्या मंत्री, लेकिन ना एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया था, जो आप बात करते करते आपने कहा था
जब मैं आपसे मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलवाया कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सफल नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि पहला कोई व्यक्ति होगा जिसने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया कि बहुत ठीक हुआ, हर कोई नहीं कर सकता। 12th फेल फिल्म आई, एक मनोज शर्मा जी के ऊपर वो फिल्म बनी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी कि उनका संघर्ष अलग दिखाया गया। मैंने कहा कि दो लोगों का बहुत जिक्र होता है, कि आईपीएस में उनका, आईएएस में आपका, कि किस तरह से आपने भी संघर्ष किया। उस पर आपने एक अलग कमेंट दिया कि 15 लाख लोग, और उस फिल्म के बाद वाकई में जो यूथ है उसके ऊपर अंदर से फिर से जोश भर गया कि हमको यूपीएससी निकालना है। जब मनोज शर्मा जी निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसको लेकर एक आपका अलग कमेंट था, मैं चाहूँगा उस कमेंट को आप फिर से दें कि आप क्या सोचते हैं। कि देखिए, मैं आज देश में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो महसूस करता हूं उसे खुलकर बोलता हूं, और हो सकता है कि मुझे कई लोगों को बात अच्छी ना लगे, आलोचना भी सहनी पड़ती है, बट जो सही है, जिसको आप समझ पा रहे हो, जिस फ्यूचर को आप देख पा रहे हो, जिस विजन आपके पास होने का, दृष्टि आपके होने का कुछ देख पा रहे हो, उस सच्चाई को बोलने की जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए ज़िंदगी में। ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए 15 लाख लोग मोटा माटी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं यूपीएससी में। कुछ दिन पहले 10 लाख होते हैं, चलिए 10 लाख ही मैं मान लो, 10 लाख लोग एग्ज़ाम में एप्लीकेशन भरते हैं मान लीजिए। तो 10 लाख लोग जो एप्लीकेशन भरेंगे उसमें लगभग 150 के अराउंड आईएएस के पोस्ट होते हैं, और बाकी सारी सर्विसेज को, आईपीएस, आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, ट्रेड सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, सारे सर्विस को भी हम मिला लें तो अराउंड 800 के आसपास वैकेंसी रहती है। 800, 1000 इसके ऊपर नीचे रहती है, 800 मान लीजिए वैकेंसी। तो 10 लाख लोग मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं, 800 लोग उसमें फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं सारे सर्विस को मिलाकर। तो एक देश के हिसाब से, एक समाज के दृष्टि से, एक सरकार की दृष्टि से हमको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से चलिए 800 लोग सक्सेस हो गए, लेकिन 9,99,200 लोग उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, फेल हो रहे हैं। तो एक समाज की दृष्टि से जो चैंपियन बन गए 800 लोग, उसकी कहानी लिखने के लिए, उसकी कहानी दिखाने के लिए, सक्सेस स्टोरी को परोसने के लिए हर कोई तैयार रहता है, लेकिन 9,98,200 लोग जो फेल हो रहे हैं उनकी भी चिंता करना किसी भी समाज की, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी सरकार की, किसी भी इंटेलेक्चुअल जागरूक व्यक्ति की एक दायित्व मैं मानता हूँ समाज के प्रति। और हम सक्सेस की तो स्टोरी खूब बनाते हैं, खूब दिखाते हैं। मनोज शर्मा जी सक्सेस हुए, बहुत अच्छी बात है, एक होप है और एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से उनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है, और निश्चित रूप से वैसे कई मनोज शर्मा पैदा भी होंगे, लेकिन जो फेल होते हैं उनकी कहानी कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। और एक समाज के रूप में फेल होने वाले की हैंड होल्डिंग करना, उसकी चिंता करना, उसे एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए रणनीति बनाना, एक सरकार की, समाज की उतनी ही बड़ी, उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है किसी की सक्सेस स्टोरी को दिखाने के लिए। समाज की और सरकार की, दोनों की मैं बोलूँगा। हाँ, सरकार की तो है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज एक ओपिनियन तय कर देता है, और यही वजह है कि सिर्फ फेल होना महत्वपूर्ण नहीं है, दुखद नहीं है। ये फेलियर कई बार जब आत्महत्या कर लेते हैं, जिसकी आत्महत्या, निराशा, आत्महत्या ना भी करे व्यक्ति, तो कई बार होता है कि आईएएस में कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो एग्जाम में फेल हो गए, बाद में वो किसी बड़ी कंपनी में बड़े पोजीशन पे पहुंच गए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर भी बन गया, लेकिन जो एग्जाम में फेल हुए रहते 20 साल पहले, उस डिप्रेशन से कई लोग बाहर नहीं आ पाते और एक नेगेटिविटी में जीवन को जीते हैं। तो उसको भी सोचना समझना भी जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, मेरे को लगता है और तथ्य है, समाज की सच्चाई है, और उसको बहुत सारे युवा हमारे भुगत रहे हैं, और उसकी चिंता करना, उस परिस्थितियों से समाज को बचाना, और उन पर फेल हुए लोगों की हैंड होल्डिंग करना, और उनको एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करना हर समाज और सरकार की जिम्मेदारी है, हर जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब आप वित्त मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो आप क्या इस जिम्मेदारी के लिए कुछ कर रहे हैं? आज मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने, भारत आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। आज भारत की इकॉनमी $3.7 ट्रिलियन की है, $3.7 ट्रिलियन की है। यहाँ से एस्टिमेट किया जा रहा है, अभी एक बुक आई इंडिया 800, 2047 तक भारत की इकॉनमी कैसे ग्रोथ करेगी, सुब्रमण्यम जी की एक किताब आई है,
प्राइम मिनिस्टर साहब के वो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उनकी किताब आई है कि 3.28 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी जो 2 साल पहले थी, वो 2047 तक आने वाले 23 साल में वो 55 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। देश का इतना बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होने जाएगा, ऐसा सबका अजम्पशन है, सबका मानना है, सबका एस्टिमेशन है। तो ऐसी परिस्थिति में एक वित्त मंत्री के रूप में, एक सरकार के हिस्से के रूप में मैं ये सोचता हूँ कि इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है, इसका आम आदमी, आम युवा, समाज में एक सामान्य गांव में, शहर में रहने वाला युवा, उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार बन सके, कैसे उस आर्थिक यात्रा में, उस इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी में उसका एक बड़ा हिस्सा, एक मैक्सिमम हिस्सा आम आदमी को मिल सके, इसकी भी चिंता करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। आज जो लोग, मैंने कहा कि भाई जो लोग बड़े एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, सरकारी नौकरी पा जाते हैं, उनका तो जीवन एक तरह से सेफ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि जिनको ये अवसर नहीं मिल पाता, उनके लिए योजना बनाना, उनके लिए प्लानिंग करना भी किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। उस दृष्टिकोण से अभी जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम सब लोगों ने मिलकर एक नई एक इंडस्ट्री पॉलिसी आई है। उस इंडस्ट्री पॉलिसी अभी जस्ट पिछले महीने, इसी महीने लॉन्च हुई है। उस इंडस्ट्री पॉलिसी में हमने इस बार फोकस किया कि ऐसे सेक्टर जिससे आम युवा को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। हमने पूरी इंडस्ट्री पॉलिसी के इंसेंटिव जो दिए जाते हैं, सब्सिडी जो दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट जो दिए जाते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट बेसिस बनाने का काम किया कि जो जितना ज़्यादा रोज़गार दे पाएगा उसको उतने ज़्यादा इंसेंटिव देने का काम करना चाहिए। इस तरह के फिलॉसफी के साथ उसे बनाने की कोशिश की गई है। भारत के लिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा प्लांट बनता है तो वो तो बहुत हज़ारों करोड़ का, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन नौकरी मिलती है, हार्डली रोज़गार मिलता है 400, 500, 1000 आदमी को। लेकिन ऐसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जैसे टेक्सटाइल का सेक्टर है, IT सर्विसेज हैं, कि इस तरह के जो काम हैं को उस तरह के काम में जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, उसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हो सकता है कि 2000 लोगों को रोज़गार मिल रहा हो। तो उस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने की हमने कोशिश की है। आज मैं मानता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराने की ज़रूरत है। किसी भी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का जब ग्रोथ होता है तभी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में माइनिंग, पावर, कोल, इस आयरन ओर, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर उसमें पैदा नहीं होते हैं। तो भारत के लिए, जैसे हम भारत की तुलना कर, कोई भी अर्थव्यवस्था जब डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है, विकासशील से विकसित बनती है, तो उसके सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जिसको हम अर्थव्यवस्था में बोलते हैं, उसका योगदान बढ़ता जाता है। तो भारत का आज GDP में टर्सरी सेक्टर का योगदान 55% का है, भारत का राष्ट्रीय औसत मान लीजिए। और छत्तीसगढ़ का सर्विस सेक्टर में छत्तीसगढ़ की GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 35% है। तो हमारी GDP मूलतः माइनिंग इन सब पर आधारित हो गई है, लेकिन सर्विस सेक्टर को जिस तरह से ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको आज ग्रोथ कराने की ज़रूरत है। ये हमारा एज अ फिनांस मिनिस्टर, मैंने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी इन बातों को रखा था, और इस विजन के साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर मैं बार बार इस चीज़ को पुश करना चाहता हूँ। इसका बहुत दीर्घकालिक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी छत्तीसगढ़ की इकॉनमी पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को इसका लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा। तो सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करना, सर्विस सेक्टर कैसे है, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स हैं। एक हॉस्पिटल जो दिखता है एक बिल्डिंग, उसके अंदर जाएंगे तो आपको 200, 300, 400 लोगों को रोज़गार मिला रहता है। इतना बड़ा रोज़गार एक हेल्थ सेक्टर से मिलता है जो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। एक टूरिज़्म का आप लीजिए, एक अच्छा रिसॉर्ट बना हो बस्तर में हमारे, अगर 50 कमरे का, 100 कमरे का, उसमें 300-400 लोगों को अलग अलग तरह से रोज़गार मिलता है। वहाँ सफाई का काम, वहाँ सर्विंग का काम, वहाँ से अलग अलग इंटरटेनमेंट का काम, एडवेंचर स्पोर्ट का काम, वहाँ लाने ले जाने के लिए गाड़ी चलाने का काम, बहुत सारे लोगों को उस पर काम मिलता है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराना बहुत बड़ी ज़रूरत है, और हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज को, टूरिज़्म को,
कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को डेवलप करने को, इको टूरिज्म, होम स्टे को डेवलप करने को, इन सब पर बहुत फोकस करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में बढ़े। और जैसे जैसे सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं और उसका लाभ लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को बड़े रूप में मिलता है। रोजगार पे ही बात हो रही सर, तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा, नहीं पूछूंगा तो युवा मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे कि अभी वो 33,000 शिक्षक भर्ती को लेके युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है, मतलब जहाँ देखो चारों तरफ। तो इसको लेकर आपका क्या बयान है? क्योंकि निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारे कैबिनेट में लगातार उस विषय पर भी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवा साथियों के लिए ज़रूर हमारी सरकार अच्छा उस दिशा में भी करेगी। और कई सेक्टर में, अभी कई विभागों में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके लीडरशिप में बहुत सारे विभागों में भर्तियां निकालनी बहुत तेज़ी से चालू भी हुई हैं। जैसे अभी हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं और उस 11 महीनों में मतलब वित्त विभाग से जो सैंक्शन दिए गए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी को स्वीकृति दी गई, WRD जल संसाधन विभाग में दी गई, PHE लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दी गई, NRDA में दी गई, GST में दी गई है, पंजीयन में दी गई है। ऐसे दशकों भी, मतलब 20-30 विभागों में अलग अलग वैकेंसी को परमिशन दिया गया है। उससे अलग अलग सेक्टर में भर्तियां चालू हो रही हैं। तो SI भर्ती के लिए पुराना जो भर्ती चल रहा था उसमें लगभग 900 लोगों की नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति करके नए हमने करीब 300-400 SI के पोस्ट की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। पुलिस भर्ती, हवलदारों की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षक भर्ती के लिए भी हमारी सरकार निश्चित रूप से पॉजिटिव काम करेगी। उस पर हमारी कैबिनेट उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के आगे बढ़ाएगी। मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस के 5 साल में जितनी भर्तियाँ हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती होगी। और जो भी कन्फ्यूजन, मतलब जो भी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई है, युवाओं का आक्रोश होना एक तरह से स्वाभाविक है, लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती हैं उस अनुसार हमें अगर जिम्मेदार पद पर हैं तो लोगों का आक्रोश, उनकी गाली भी सुननी पड़ती है। बट मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में इतना कह रहा हूँ कि उनके लिए भी आने वाले समय में बेहतर होगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पिछली सरकार थी उसमें जो हुआ, अभी जैसे एक IAS जेल तक चले गए, तो भर्तियां निकलती भी हैं, उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार भी होता है, ताकि जिन युवाओं के लिए जो लोग जैसे अभी आप बता रहे थे बातचीत के पहले कि कैसे आप 16-16, 17-17 घंटे आप पढ़ाई करते थे और आप बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। जैसे अभी मैं पिछली सरकार में ये भी सुन रहा था कि 70-70 लाख, 40-40 लाख रुपए दे के लोग घुस जा रहे हैं, तो आप तो नहीं दे पाते और आपके जैसे युवाओं की संख्या बहुत है। तो वैसा इस सरकार में ना हो, इसके लिए भी कोई प्लान है आपके पास? कि नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसके दिशा में बहुत संवेदनशील हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता यही है कि जो भर्तियां हो रही हैं उसमें गड़बड़ी ना हो, इनका स्पष्ट मैसेज। और कोई भी अगर गड़बड़ी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी इस सरकार में। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार के समय गड़बड़ियाँ होती रहीं और कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको उल्टा साथ दिया गया, अपने लोगों को घुसाने की कोशिश की गई। और जब हमारी सरकार जब हम लोग विपक्ष में थे तब हमने इसकी आवाज़ उठाई, इसका संघर्ष किया और प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके हमने इसको एक नैरेटिव के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी ने खुद डिक्लेयर किया था कि छत्तीसगढ़ की PSC में जो गड़बड़ियाँ किए हैं उनके युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। और अब हमारी सरकार बनने के बाद CBI जांच की घोषणा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से की गई। CBI ने गुनहगारों को अरेस्ट भी किया है और उस दिशा में बहुत कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इस समय जो मतलब भर्ती में जो थोड़ा विलम्ब भी हो रही हैं उसमें भी ये है कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। हाँ। तो इसलिए कि भर्ती हो और ईमानदारी से हो। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया हमारे बेटा का करा दो, बहू का करा दो, तो हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हम किसी मेरिट वाले के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जो हकदार है उसका चयन होगा। आपके साथ कोई अन्याय हो रहा होगा,
ये आप ऊपर में नंबर में हैं, आप ज़्यादा योग्य हैं और कोई जानबूझ करके बायस होकर के भ्रष्टाचार करके आपको अगर दबा रहा होगा तब हम पूरे तलवार लेकर खड़े हैं आपके सपोर्ट में। लेकिन आपको ऊपर लाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को, चाहे हम उसे जान रहे हो ना जान रहे हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी का हो, से जुड़ा हुआ परिवार का हो, उसके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। हाथ जोड़कर हम बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। मतलब आप आश्वासन दे रहे हैं कि देर भले हो रहा है लेकिन जो होगा दुरुस्त होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के, हमारी सरकार के बिहाफ में मैं आश्वासन दे रहा हूँ। अच्छा, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था नौकरी को लेकर, उसको लेकर भी युवाओं में थोड़ा सा नाराजगी, दुख भी था, तो उस पर क्या बयान है आपका? देखिए, हमारे छोटे भाई हैं सब, उनको नाराज होने का, आक्रोशित होने का पूरा अधिकार है। मतलब उसमें थोड़ा एक वर्ड जो लायक ना लायक वर्ड को, उसको, उस वीडियो को पूरा ना दिखा करके उस वर्ड को थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, उसका मेरे को दुख है। मैं किसी भी व्यक्ति को नालायक नहीं मानता हूँ, 100% लोगों को मैं लायक मानता हूँ। एक दिव्यांग भी व्यक्ति होता है, उसमें बहुत सारे अलग क्वालिटीज़ होते हैं और ज़्यादा क्वालिटीज़ भी होते हैं, तो इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को लायक मानता हूँ, योग्य मानता हूँ, बशर्ते कि हमें अपना टैलेंट पहचान करके उचित दिशा में उसे डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम हो सकते हैं कि एक जगह में फेल हो जाएं, उससे भी बड़ी सफलता कोई भी व्यक्ति दूसरी जगह प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि उसको उस रूप में ना देखा जाए। बाकी सरकारी नौकरी का जो मैं रियलिटी बोल रहा था, उस पर तो मैं आज भी मैं बोलना चाहूँगा। मेरे छोटे भाई बहनों को आज भी मेरे पास गाइडेंस लेने के लिए सैकड़ों बच्चे आते हैं, उनको भी मैं दिल खोल करके मैं बोलता हूँ कि बेटा, हमको प्लान ए करना है, प्लान ए सक्सेस नहीं तो प्लान बी करना है, प्लान बी नहीं तो प्लान सी करना है, और हमको सरकारी नौकरी मिले इसके लिए हमको प्रयास करना है। मैं अभी सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, वो एक गाइड, एक मेंटर के रूप में जब मैं किसी को गाइड करता हूँ तो यही बोलता हूँ कि उसके लिए हम प्रयास करें, अच्छी बात है, लेकिन उसका प्लान बी, प्लान सी क्या है वो भी हमारे लाइफ में होना चाहिए, ताकि किसी हम हताशा, निराशा के शिकार ना हो। कई बार लोग सुसाइड तक करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस तरह की स्थिति किसी युवा भाई बहन के साथ निर्मित ना हो, ये मेरी प्राथमिकता रहती है और उसकी हैंड होल्डिंग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी ओर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी क्या होता है, एक फ्लैट करियर होता है, एक सुरक्षित करियर होता है। तो जब देश में गरीबी थी, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, रिसेंटली 20 साल, 30 साल, 40 साल जब हुए थे, तो सरकारी नौकरी को सब सेफ मानते थे, अच्छा मानते थे कि भाई इसमें सब कुछ बढ़िया चलेगा, लाइफ सेटल हो गया, ये मानते थे। लेकिन आज मैंने कहा पहले भी कि भारत की इकॉनमी की जो यात्रा है वो $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन होने वाली है आने वाले 23 सालों में। उसका लाभ किसी न किसी को तो मिलेगा, बट जो फ्लैट करियर में है, जो कंस्टेंट करियर में है, उसके लाइफ में उतना ग्रोथ नहीं आएगा। इस चीज को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज आप देखते हैं, एक रितेश करके लड़का है, सुंदर रायगढ़ का, उड़ीसा में, उस लड़के ने, जैसे सब कोटा जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, वो भी कोटा गया मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए। तो उसका मन लगता नहीं था कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो वो अपने मन से इंटरनेट में जा के वो स्टार्टअप के कई कंपटीशन होते थे, कुछ इनोवेशन के कंपटीशन होते थे, उसमें सब फॉर्म सबमिट करता रहता था। 18-19 साल का वो लड़का था वो, और वैसी स्थिति में वो करता रहता था। यूएस में उसका एक चयन हो गया, एक इनविटेशन मिल गया उसको एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। उसको फ्री में टिकट मिल रही थी जहाज़ की, ज़िंदगी में उसने जहाज़ नहीं चढ़ी थी। तो जैसे तैसे करके पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया उसकी माँ ने, और वो पहुंच गया अमेरिका 18-19 साल की उम्र में। वहाँ वो जाकर एक कंपटीशन में $1 लाख पैसा जीता। उस समय उसकी वैल्यू 60-70 लाख रुपए रही होगी, लेकिन अमेरिका बहुत महंगा है, तो उसने तय किया कि पैसे जल्दी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उस $1 लाख को लेकर इंडिया आ गया। एक स्टार्टअप उसने चालू करी, और आज हज़ारों करोड़ का, 1000 करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ का वो आदमी है। उम्र है 32 साल, और उसकी कंपनी का नाम है ओयो, जिसे हम सभी जानते हैं, सभी यूज करते हैं। वो 32 साल का रितेश है, अभी पिछले महीने मेरे घर पे भी आया था। तो इस तरह की ग्रोथ जर्नी, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज एक नहीं हजारों बनेंगी जब भारत की इकॉनमी $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन की होगी। आज हजारों करोड़ का मालिक है 32 साल का लड़का। तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी। पहले देश में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, इसलिए लोग रिस्क नहीं ले पाते थे। आज देश में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो रिस्क लेकर आगे बढ़ेगा वो हो सकता है 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह फेल भी होगा,
2 साल 5 साल 7 साल संघर्ष भी करेगा, लेकिन जब जो एक भी उसका चीज़ क्लिक करेगा, एक भी चीज़ उसका क्लिक करेगा, तो वो एक्सपोनेंशियली सीधा ग्राफ से वो राइज कर जाएगा और फ्लैट करियर वाले से बहुत आगे निकल जाएगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को भी कैप्चर करने के लिए हमारे युवा भाई बहनों को तैयार रहना चाहिए। उस इकोनॉमिक जर्नी को कैसे कैप्चर कर सकें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई सोचता है अरे भाई मेरे पिताजी क्या स्टील के फैक्ट्री के मालिक हैं, क्या मेरे पिताजी सीमेंट के फैक्ट्री के मालिक हैं जो मेरे को वो मिल जाएगा, ऐसे भी लोग आलोचना करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड है, इसमें इनोवेशन का, नॉलेज का, दिमाग लगाने का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल गेट्स क्या किसी करोड़पति अरबपति उद्योगपति का बेटा था? नहीं था। स्टीव जॉब जिसने एप्पल कंपनी बनाई, उस एप्पल कंपनी का मार्केट कैप आज भारत के जीडीपी से बड़ा है। उसने क्या, उसके पिताजी दादाजी कोई उद्योगपति थे क्या? नहीं थे। ये लोग इनोवेशन के बल पर, ज्ञान के बल पर इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं को संपन्न किए हैं। अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी हम पढ़ते हैं कि बिल गेट्स रिचेस्ट आदमी बना दुनिया का, कि स्टीव जॉब्स की कंपनी का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से बड़ा हो गया था, कई पॉइंट पे हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। इस तरह की ग्रोथ स्टोरीज इंडिया में भी क्रिएट होंगी। और आज 2014 में 200-300 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। आज हज़ारों बिलियनियर इंडिया में बन गए, यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई, और ये इनोवेशन के दम पर बहुत सारी बनी है। रोमन सैनी इनोवेशन के दम पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, इतना 32,000 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है। इतने इस तरह के अनेक सक्सेस स्टोरी बनेंगी। तो उसके लिए भी हमारे युवा भाई बहनों को उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैस्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस्तर टॉकीज़ में बातचीत हो रही सर, और इसका टैगलाइन है कि इस टॉकीज़ में लगने वाली हर फिल्म का किरदार आदिवासी है। तो मैं थोड़ा सा बस्तर के लिए थोड़ा सा स्पेशली बात करूंगा कि बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये दावा कर दिया कि 31 मार्च 2026 माओवाद अंतिम सांस लेगा। मैं मानता हूं अगर आप लोगों का ये कथन सच हो जाए और बस्तर में माओवाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बस्तर का क्या होगा? क्या सोचते हैं उसके बाद बस्तर को क्या? निश्चित रूप से उसके बाद क्या, इस पर हमको बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। और आदरणीय अमित शाह जी अगर कोई बात बोलते हैं तो बहुत प्लानिंग के साथ बोलते हैं। और उसके बाद क्या, इस पर सोचना आज सरकार की, समाज की, बस्तर की, पूरे छत्तीसगढ़ की, सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे हम लोग 2010-11 में वहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, दंतेवाड़ा का मैं कलेक्टर हुआ करता। उस समय जब मैं गया तो लगभग आधी पीढ़ी जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उससे बाहर था, अलग था। बहुत सारे प्रयास किए, इनोवेशंस किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए, एजुकेशन सिटी, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे, पोटा के बीन, दिसारी, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए। तो वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से वो युवा जुड़ा। आज 90%, 95%, 98% युवा हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ गया। आज मेरे को जो नेक्स्ट चैलेंज लगता है बस्तर को लेकर के, वो नेक्स्ट चैलेंज है हम सब के लिए कि जो युवा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में है, फिर मैं बोलूँगा कि उन सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जिसको मिलेगी बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी सरकार की ओर से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करने की कोशिश करेंगे। बट जिसको नहीं मिलेगी उसके लिए क्या, उसकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीति की आज आवश्यकता है कि वो युवा जो आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आज पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए हैं, कई लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं गांव-गांव में, उनकी चिंता करना, उनके लिए स्पष्ट रणनीति बनाना, एक विजन के साथ काम करना आज बस्तर के लिए सबसे बड़े प्लानिंग की ज़रूरत है। आने वाले कंप्लीट जनरेशन के लिए, आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग करना कि हम लोगों को कैसे अच्छे तरीके से इंगेज करेंगे, इसकी योजना बनाने की ज़रूरत है। और फिर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूँगा। इको टूरिज़्म, बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य, इसको हमको टैप करते हुए, इसको हमको ध्यान में रखते हुए टूरिज़्म, इको टूरिज़्म जैसी चीज़ों को, वनोत्पादों के प्रसंस्करण जैसी चीज़ों को, एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग जैसी चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा से बड़ा रोज़गार मिल सके। अभी बस्तर का एक गाँव सेलेक्ट हुआ, धुरवा राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के टूरिज़्म मैप में आया, होम स्टेज वहाँ पर हो रहे हैं। तो हमारे आदिवासी युवा भाई बहन वो होम स्टे जैसे कॉन्सेप्ट को वेलकम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनको अच्छी इनकम भी जनरेट होगा, अच्छी लाइफ भी जी पाएंगे और प्रकृति के साथ जो उनके रहने का नेचर है
उसके अनुकूल होगा वो। तो मतलब आप भी ये मानते हैं कि उनको उन्हीं के नेचर में रहते हुए कुछ रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए? निश्चित रूप से वो हमारी नक्सलवाद खत्म रणनीति होने का के बाद ये भी है। उस साथ ही साथ पैरेलल हमको करना चाहिए और मैं मानता हूं कि उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिले, उसकी पैरेलल प्लानिंग हमको करनी चाहिए और कर रहे हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में भारत सरकार भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आयुष्मान भारत, बहुत सारी स्कीम्स मोदी जी के लीडरशिप में लाई गई है और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी हमारी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव आप देखेंगे। आपने एक चीज़ कहा, असल में आपसे बात करता जा रहा हूँ तो मुझे आपकी सारी बातें भी याद आ रही हैं, इसलिए सवाल मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दो और पूछ ही लेता हूँ। आपने कहा कि 15 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 150 लोगों का सिलेक्शन होता है। जो तैयारी तो करोड़ों में करते हैं। हाँ, मतलब फॉर्म भरते हैं, अपीयर करते हैं, सॉरी, हाँ, तैयारी तो करोड़ों करते हैं। हाँ, फॉर्म जो भरते हैं, हाँ, क्योंकि अटेम्प्ट रहता है तो सब लोग फॉर्म नहीं भरते। ठीक बात, उनके तो आंकड़े तो खैर 15 लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें 150 लोगों का सिलेक्शन होता है। जो सक्सेस होता है उस पर स्टोरी बनती है, फेलियर पे कोई स्टोरी नहीं बनती। एक बात आप और बोल रहे थे कि आपने बीएससी किया जी, तो बोले ना कलेक्ट्री में काम आई ना राजनीति में काम आ रहा है। तो क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम से आप कितना संतुष्ट हैं? मतलब ये जो कि कॉस थीटा साइन थीटा, ये कहीं मैंने रील में ऐसे हंसते खेलते हुए देखा था कि मतलब कोई मजाक उड़ा रहा था कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो पढ़ा है मार मार के, इसको यूज़ कहाँ करना है? तो आप भी जो बोल रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो मजाकिया लहजे में बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने साइंस पढ़ा ना कलेक्ट्री में काम आई, उसमें पब आपने लिया और 2-3 सब्जेक्ट, और उसका राजनीति में भी काम नहीं आ रही। हाँ देखिए, बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया और मुझे लगता है कि आज का भारत, जहाँ दुनिया का 20% युवा हमारे देश में रहता है, आज हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। आज हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, जबकि जापान, यूरोप की औसत आयु 46-47 वर्ष के आसपास हो गई है। पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, हम आज युवा हैं। तो उस युवा शक्ति को, उस युवा भाई बहनों को, उस युवा पॉपुलेशन को हम सही दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा रिलेवेंट एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हाँ। सार्थक शिक्षा होती है वो ज़रूरी है, मीनिंगफुल एजुकेशन ज़रूरी है। मीनिंगफुल है तो मीनिंगफुल एजुकेशन का अभिप्राय यही है कि शिक्षा का हमारे जीवन से सीधा संपर्क हो, उसका रिलेवेंस हो, प्रासंगिकता हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, एक नहीं अनेकों प्रॉब्लम है, और उसके कारण जो हमारे कोर्स होते हैं हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते। 98% लोगों के लाइफ में, 90% लोगों के लाइफ में तो कोर्स का मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह पाता है। जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया, मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करी, जिस भी कारण से किया, जैसे भी किया, जिन परिस्थितियों में किया, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करी। उसके बाद यूपीएससी के मैंने एग्जाम दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर से, तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं रहा। मैं आईएएस बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आया, तो भी उस बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोरिलेशन नहीं रहा, कोई यूज नहीं रहा। मैं आईएएस छोड़ा, राजनीति में आया, तो राजनीति में भी उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। भाषण देना है, यहाँ राजनीति समझनी है, देश समझना है, दुनिया समझनी है, आइडियोलॉजी समझनी है, उसका कोई कोरिलेशन नहीं रहा। या आज मैं खेती करता हूँ गांव में, एक मेरा बड़ा काम अभी चलता है, उस खेती का भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई संबंध नहीं। मैं आज स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, उसका भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई संबंध नहीं। तो जिस पूरे मेरी यात्रा में मेरा जो काम आया वो मेरी लर्निंग काम आई, मेरा कोर्स काम नहीं आया। तो मैं आज हमारे कोर्स का हमारे लाइफ से कोरिलेशन काफ़ी ख़त्म सा हो गया है। हाँ। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तभी हम एजुकेशन सिस्टम को रिलेवेंट बना पाएंगे और हमारे युवा भाई बहनों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। मेरे छोटे वाले भाई ने कुछ सवाल तैयार करके दिए, कहा कि सर से ज़रूर पूछना कि सीजीपीएससी को यूपीएससी की तरह बनाने की आपकी बात थी, तो उस पर क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमारे युवा भाई बहनों को। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी की तरह करने का मतलब होता है कि वहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। तो उस दिशा में काम करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ जो ट्रांसपेरेंसी के प्रैक्टिसेस हैं, जिससे ईमानदारी से भर्ती हो सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, किसी के साथ अन्याय ना हो सके, उन प्रैक्टिसेस को उपयोग करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न का अगर
जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी हम ला पाएँ उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। उससे होता क्या है कि पीएससी में जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं हमारे, वो यूपीएससी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर भी उधर भी रहता है इधर भी रहता है, दोनों एग्जाम को आसानी से साथ साथ दे पाते हैं। टोटली जब डिफरेंट होता है कि यहाँ फिलॉसफी सोशियोलॉजी पूछा जा रहा है और वहाँ स्टैटिस्टिक्स और ऐसे लिखवाया जा रहा है, अगर दोनों में कोरिलेशन नहीं रहता तो यहाँ के बच्चों को यूपीएससी देने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब दूसरा इसमें जो डर रहता है युवा भाई बहनों के मन में कि उससे दूसरे राज्यों के यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ की सीटों को ना ले जाएं, ये डर रहता है उनके मन में। तो इतनी चिंता सरकार के रूप में हम लोग जरूर करते हैं और करेंगे कि ऐसी स्थिति में बेस्ट रहता है कि हमारे जो लोकल डायलेक्ट हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ का नॉलेज है, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है, उनके कंपोनेंट्स को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है एग्जाम में। बाकी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, सिलेबस, ये क्वेश्चन पैटर्न लिखने का, इन चीज़ों को लागू किया जा सकता है स्टडी करके, अध्ययन करके, टीम बना के, रिसर्च करके। कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज बात की कल हो गया, उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। बट एट द सेम टाइम दूसरे राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में पीएससी में दूसरे बच्चे सेलेक्ट ना हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसे पेपर रख देने चाहिए जो दूसरे राज्य के बच्चे ना कर पाएँ या आसानी से ना कर पाएँ या रूटीन में आकर ना कर पाएँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर छत्तीसगढ़ की जीके, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, इन चीज़ों का कंपोनेंट बढ़ा देना चाहिए। तो दोनों का मिक्स कर लेने से हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को यूपीएससी में भी फायदा होगा और दूसरे राज्यों के यूपीएससी के बच्चे छत्तीसगढ़ आकर उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। ये नालंदा जो परिसर है, ऐसा हर जिले में लाइब्रेरी बनाने का कोई प्लान है क्या? हाँ, नालंदा परिसर मेरे दिल के बहुत करीब की परियोजना है और जब मैं कलेक्टर था 10 महीने में उसको खड़ा किया था और उससे मेरी बड़ी आत्मिक संतुष्टि आज भी मिलती है। जब मैं रायपुर में भिलाई में ग्रेजुएशन करता था, यूपीएससी के लिए किताबें खरीदने के लिए खोजता था तो पैसा देके ही मुझे किताब नहीं मिल पाती थी। इस तरह के हालात थे भिलाई में, रायपुर में। इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनना चाहिए जहाँ एक स्वस्थ तरीके से किताबें उपलब्ध हो, स्वस्थ वातावरण हो और पुराने अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके। अगर उस ज़माने में हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, कोई प्री निकाला हुआ भी बच्चा हम खोजते थे तो मिल नहीं पाता था। तो यहाँ पर आज नालंदा परिसर में जाएंगे तो आपको अनेकों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो प्री निकाले हों, मेंस निकाले हों, इंटरव्यू दिए हों, ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। तो उनके एक्सपीरियंस को आदमी सीख पाता है। दिल्ली में रहकर तैयारी करके आया हुआ बच्चा मिल पाता है तो उसके एक्सपीरियंस से हम सीख पाते हैं। तो इस तरह के एक स्वस्थ इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम बने जिसमें लोग अपना तैयारी कर सकें और केवल कंपटीशन एग्जाम या केवल यूपीएससी पीएससी नहीं, वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई का तैयारी, वहाँ पे कैट की तैयारी, वहाँ विदेश जाने की जाकर पढ़ाई करने की तैयारी, वहाँ मीडिया के कोर्सेज़ की तैयारी, वहाँ लॉ के कोर्सेज़ की तैयारी, वहाँ सीए बनने की तैयारी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और उस इन्वायरमेंट में आप इनोवेटिव लोगों को भी देखते हो जिससे नए इनोवेशंस के आधार पर जो बड़ा कुछ खड़ा करना है उसके लिए भी युवा अपने आप को तैयार कर पाते हैं। एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो पाता है। वो नालंदा परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ। पहली बजट जो हमने प्रस्तुत किया इसी साल 9 फरवरी 2024 को, उसमें हमने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया और मैंने बजट में ऐलान किया 9 फरवरी की तारीख को कि छत्तीसगढ़ राज्य के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा और उस दिशा में हमारा काम तेज़ी से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से, अरुण साहब जी के माध्यम से उस दिशा में काम चल रहा है। रायगढ़ के नालंदा परिसर का भूमि पूजन हम 3 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और अच्छे तरीके से हो रही हैं और 22 स्थानों पर ही हम करने। आपने अभी भिलाई का जिक्र किया कि वहाँ पर भी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती। आईआईटी मेडिकल का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था उस समय, लेकिन आईएएस के लिए किताबें नहीं मिलती थी। तो बस्तर का क्या हाल होगा? वहाँ पे तो और संसाधनों की। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि हमारे राज्य की राजधानी रायपुर में, भिलाई में हालात थे, तो रायगढ़ का, बस्तर का, हमारे गाँव का या बीजापुर के गाँव का या दंतेवाड़ा गाँव का क्या हालत रहा होगा वो समझा जा सकता है। ये मैं करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले। तो वहाँ के लिए भी कुछ है ऐसा कुछ? निश्चित रूप से नालंदा परिसर बस्तर में भी बनेंगे। आज बस्तर में एजुकेशन के बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। एजुकेशन सिटी, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे, पोटा केबिन, प्रयास विद्यालय, ये सब बस्तर के पूरे देश को योगदान है एजुकेशन इनोवेशन की दृष्टि से। कई बार मैं सुना हूँ कि क्षेत्र में विकास के लिए आप
फंड नहीं दे रहे हैं, या इस टाइप के भी लोग बात करते रहते हैं कि वित्त मंत्री जी थोड़ा फंड देने में कमी कर रहे हैं, तो इस पे क्या बोलेंगे? मतलब लोगों के मुंह से सुना हूं मैं, और विकास के कार्यों को लेकर। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है, और जनता की इच्छा के अनुरूप हमारी पार्टी ने मोदी की गारंटी का ऐलान किया था, और उसमें धान 3100 रुपये में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी करने का निर्णय, महतारी वंदन के तहत माताओं बहनों के लिए योजना चलाने का निर्णय, जो आवासहीन है 18 लाख आवासहीन हमारे भाई बहन, उनके लिए आवास देने का निर्णय, 2 साल के बोनस देने का निर्णय, ये सारे बड़े काम, बहुत बड़े काम, जिनका फिनेंशियल इम्प्लीकेशन पहले जो खर्चे थे उससे 30,000 करोड़ के लगभग अतिरिक्त खर्चा इन सब योजनाओं का हर साल का लगभग बैठ रहा है। 30,000 20,000 से 30, पहले साल 2 साल का बोनस अतिरिक्त था, वो अब आगे सालों में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का 1-2 साल तक ही प्रेशर रहेगा, तो बट 20,000 25,000 इस तरह 30,000 करोड़ का प्रेशर बजट पर एक्स्ट्रा है, तो वो एक इशू है। बट एट द सेम टाइम हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम फिस्कल मैनेजमेंट को भी इंश्योर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेवेन्यू को भी मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सारे नेसेसिटी को मीट आउट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमने जो पहला बजट लाया है उसमें 20% का कैपेक्स वृद्धि, पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। और डबल इंजन होने की सरकार होने के कारण सीधा गडकरी जी को के आने से, आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर हमको 20,000 करोड़ के रोड मिल गए सीधा एक झटके में छत्तीसगढ़ को। तो इस तरह से कैपेक्स के काम भी हो रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, 600-700 करोड़ के काम पेंडिंग पड़े थे, मतलब दशकों से वहाँ स्वीकृति नहीं हो पाई थी, उसको हमने पहले साल बजट में देने का काम किया है। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स, ये भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तेज़ी से कर रही है। चिरमिरी का रेलवे लाइन का काम दशकों से नहीं हो रहा था, उसको करने का काम इस बजट में निर्णय लिया गया है। और कैपेक्स का भी ऐतिहासिक ग्रोथ सुनिश्चित करने का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। चुनौतियां हैं, कांग्रेस की सरकार पूरा खजाना खाली करके गई थी, छत्तीसगढ़ में करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ा कर गई थी, जो ऑनलाइन सिस्टम्स थे उनको उसको ख़त्म करके 25 रुपये पर टन कोयला पर रॉयल्टी लेने का सिस्टम बना कर गए थे। ये सारा काम करके गए थे, उस बैकग्राउंड में भी सारी चीज़ों को हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में इसमें भी सफल होंगे। विकास के काम भी होंगे, सड़कें भी बनेंगी, इरिगेशन के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, स्कूल कॉलेज भी बनेंगे। युवाओं को थोड़ा सब्र करना पड़ रहा है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से चालू हुई है और तेज़ी से होगी, भर्तियां भी होंगी, और जो महतारी वंदन, किसान आवास की योजनाएं वो भी पूरी होंगी। मतलब आप ये इस बात का दावा और वादा कर रहे हैं कि जो आपके जो भाई हैं छोटे, जो आपको बहुत प्रेम करते थे, जो भी नाराज़ हैं, उनको आप मना लेंगे? अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में सारे काम अच्छे से चल रहे हैं, और युवा भाई बहनों की मैंने बताया PWD में, सिंचाई विभाग में, PHE विभाग में, NRDA में, इन्वायरमेंट में, GST में, विधि विभाग में, सब विभागों में पोस्ट सैंक्शन हुए इन 11 महीनों में, पुलिस विभाग में, SI में, सब में, और हर दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारी सरकार काम कर रही है और करेगी। युवाओं के लिए सर एक मैसेज मैं चाहूँगा कि बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या आगे उनको तैयारी करनी चाहिए? एक भूतपूर्व कलेक्टर, यंग कलेक्टर और वित्त मंत्री, और युवाओं के आइडियल की तरफ से मैं, मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर, एक प्रशासनिक अधिकारी की जर्नी रही, एक IAS गांव से निकलकर IAS बनने की जर्नी रही, 13 साल प्रशासनिक जर्नी रही, अब एक राजनीति की जर्नी है। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर ईमानदारी के साथ मैं अपनी युवा भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा, सारे पद प्रतिष्ठा सबको साइड रख के एक बड़े भाई के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत की जो विकास यात्रा है ये बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। पूरी दुनिया इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ कर रही है, और भारत की इकॉनमी $3.7 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन की बनने जा रही है। उसके लिए युवा अपने आप को तैयार करें, और उस अपॉर्चुनिटी का बड़ा हिस्सा हमारे आम परिवारों की युवाओं को मिल सके, इसके लिए युवा अपने आप को तैयार करे, इसके लिए एक बेस बनाए, और कुछ देखता रहे कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। उदाहरण देना चाहूँगा मैं यशस्वी जायसवाल का।
10 साल की उम्र में क्रिकेट सीखूंगा सोच के बम्बई गया। उत्तर प्रदेश का एक लड़का बम्बई में जा कर के वो, अब उसके चाचा जी रहते थे, उन्होंने एक छोटा घर में कहीं रहते रहेंगे, छोटा मोटा झोपड़ी रहा होगा उनका, एक डेयरी में उन्होंने उसके लिए कहा कि यहाँ आपका काम भी कर देगा और यहाँ रहने की जगह दे दो। वहाँ पर वो कुछ दिन रहता था, वो कुछ दिन वहाँ पर रहता था। डेयरी वालों ने अचानक उसको एक दिन निकाल दिया, तो सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, उसने अपने चाचा तक को नहीं बताया। फिर उस दिन उसको उसी दिन बोला गया कि आज़ाद मैदान में वो प्रैक्टिस करता था कि आज अगर अच्छा खेल दिखाएगा तुमको टेंट पे रहने के लिए दे देंगे। तो उसको उस दिन अच्छा खेल किया और टेंट में रहने को मिला। टेंट के अंदर न लाइट होती थी न टॉयलेट होता था, उसने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। बरसात के दिनों में घुटना भर पानी भर जाता था, गर्मी के दिनों में भट्ठी बन जाता था। वहाँ पर वो लड़का रहता क्रिकेट सीखता रहा। उसके बाद टेंट में रहता था, उसको कई बार मारा पीटा भी जाता था वहाँ पर। वो अपने दिन के खर्चे निकालने के लिए गुपचुप तक बेचने का काम किया, और वो कई बार ऐसे हुआ कि सुबह जाकर वो सेंचुरी मारा है और शाम को जाकर गुपचुप बेच रहा है। और एक दो बार तो ऐसे भी हुआ कि जो उसके साथी प्लेयर थे वो भी वहाँ गुपचुप खाने गलती से पहुँच गए, और बेचारे के लिए बड़ा एम्बेरेसिंग मोमेंट रहा एक आदमी के लिए कि ऐसे। तो इस तरह के सिचुएशंस को फेस करते करते वो लड़का आज इंडियन क्रिकेट टीम का ओपनर बैट्समैन है। अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, इसी साल के आईपीएल के लिए 22 करोड़ की उसकी बोली लगी है। तो ये इस तरह की ग्रोथ स्टोरीज, इस तरह की जर्नी बहुत सारी होंगी। हमारे बगल में भिलाई में आकर्षी कश्यप है। आकर्षी कश्यप वर्ल्ड रैंकिंग में बैडमिंटन में 31वें रैंक पर है। अभी काफ़ी बड़े बड़े मेडल ले रही है, भविष्य में ओलंपिक की दावेदार है। ओलंपिक मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। वो आज हमारे छत्तीसगढ़ में डीएसपी का पद उसको दिया गया है। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में, इनोवेशंस में, स्टार्टअप में, अलग अलग जगहों, कला में, संस्कृति में, इन्वायरमेंट में, टूरिज्म में, बिजनेस में, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। तो भारत की इस आर्थिक विकास की यात्रा के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार बने, उसके लिए थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें, थोड़े एक्सपेरिमेंटल बने। 2, 4, 5 एक्सपेरिमेंट फेल भी होंगे, बट जब एक सक्सेस होगा तो बाकी सब लोगों से आगे निकल जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी थे, जो पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं। बस्तर सीट का बहुत पुराना नाता था, बहुत लंबी बातचीत हो गई। और मैं हमेशा सोचता था कि जो मंत्री होते होंगे उनका जीवन बहुत जलवा में कटता होगा। रात के 12:30 बज रहे हैं, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में अपने आप निकलते चले जा रहे हैं। कई बार कई वायरल वीडियो को लेकर सवाल आ रहे हैं, युवाओं के कई सारे सवाल, उनके वीडियोस देखकर भी कई सवाल थे जो भी मैंने पूछे भी हैं। तो लेकिन मानवता के नाते 12:30 बज रहे हैं रात को, और सोचो एक मंत्री 12:30 तक जाग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कल सुबह इनकी फ़्लाइट भी है, दिल्ली भी जाने। तो आसान जीवन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बस्तर टॉकीज़ को इतना लंबा समय दिया। अभी और भी सवाल हैं। इस वादे के साथ मैं आपसे वादा भी लूँगा सर कि मैं बहुत सारे सवाल और बचा कर रखा हूँ, एक बार फिर कभी आगे समय देंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण थे, युवाओं से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। बाकी सवालों को अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। अगर आपको लगता है कि बातचीत तो महत्वपूर्ण हुई है, कुछ सवाल अगर छूट गए होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि छूट गए होंगे, ये भी पूछना था, तो सवाल आप ज़रूर भेजिएगा। हम फिर कोशिश करेंगे कि सर का 1 आध घंटा और ले लेंगे। अगर लगे महत्वपूर्ण है बातचीत तो शेयर कीजिएगा, और लगे कि तार्किक और तथ्यों पे बातचीत होती तो है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।